हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आज की अल्ट्रा पावर स्टडी की इस खास आईसीटी की क्लास में। आज की क्लास में आने वाले सभी प्रकार के कंपटीशन एग्जाम जैसे कि रेट, पटवार, फायरमैन, फॉरेस्ट गार्ड्स, ग्राम सेवक, एसएससी, रेलवे, सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण और खास होने वाली है। दोस्तों, आईसीटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एक ऐसा टॉपिक या एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ से हम लोगों को छोटे छोटे कॉन्सेप्ट तैयार करने होते हैं। और ये कॉन्सेप्ट अगर हम तैयार रखते हैं तो हर एग्ज़ाम में जो आईसीटी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वहाँ हमें बड़े ही अच्छे नंबर दिलाने में ये सक्षम होते हैं। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम सिर्फ पढ़ने वाले नहीं हैं। आज हम लोग एमसीक्यू और पीवाईक्यू प्रैक्टिस करने वाले हैं, जो हमें सामान्यतः हर एग्ज़ाम में जो रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, जो बार बार पूछने की संभावना बनी रहती है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आज की इस एमसीक्यू सीरीज़ पीवाईक्यू सीरीज़ में हम लोग शामिल कर रहे हैं। तो आप लोग सभी तैयार हो जाइए, कॉपी पेन साथ में लेकर बैठे साथियों। और ध्यान रखिए, आज की क्लास में सिर्फ एक ही लक्ष्य रहेगा हमारा, वो रहेगा कि आईसीटी में फुल मार्क्स स्कोर हासिल करना। तो आप लोग थोड़ा ध्यान, लगन और सही शांत जगह पर बैठकर और क्लास का आनंद लीजिए साथियों। और आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा, देखिए, दिए गए उक्त कथनों में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। आप लोगों को बताना है कि चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन गलत दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए, एक्सेल में चार्ट बनाने के लिए लेआउट टैब का प्रयोग किया जाता है। तो ये ऑप्शन साथियों गलत दे रखा है। तो इसका सही आंसर होगा, देखिए ये कैसे गलत है। देखो, एक्सेल में चार्ट बनाने के लिए लेआउट टैब का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो किसका किया जाता है साथियों? वो किया जाता है इंसर्ट टैब का प्रयोग किया जाता है। देखिए, कंप्यूटर में जो निर्देशों का समूह होता है वो प्रोग्राम कहलाता है, ठीक है ना। ये कथन सही है। कंप्यूटर प्रणाली में पावर सप्लाई यूनिट को एसएमपीएस स्विच्ड मोड पावर सप्लाई कहते हैं। तो ये भी कथन सही है। और एसटीटीपीएस यानी इसमें एस का जो अर्थ होता है वो सिक्योर होता है, तो यानी सिक्योरिटी के लिए है। तो ये भी ऑप्शन सही है साथियों। तो इसमें जो ऑप्शन गलत दे रखा है वो ऑप्शन नंबर डी ही होगा, क्योंकि एक्सेल में चार्ट बनाने के लिए मुख्य रूप से इंसर्ट टैब का प्रयोग किया जाता है, न कि लेआउट टैब का। देखिए, लेआउट टैब होता है वो चार्ट टूल के तहत चार्ट के लेआउट को फॉर्मेट करने के लिए काम आता है, लेकिन चार्ट बनाने की मुख्य क्रिया इंसर्ट टैब में होती है, ठीक है ना। इसलिए यह विकल्प सही नहीं है। देखिए, अगला क्वेश्चन है, एमएस पावर पॉइंट में विद्यमान प्रस्तुतिकरण खोलने के लिए निम्न में से कौन सी शॉर्टकट कुंजी प्रयोग में ली जाती है। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर एक नंबर होगा, यानी कंट्रोल प्लस ओ। देखिए, एमएस पावर पॉइंट में किसी भी मौजूदा प्रेजेंटेशन को खोलने के लिए जो शॉर्टकट कुंजी हम लोग काम लेते हैं वो कंट्रोल प्लस ओ को काम लेते हैं। और कंट्रोल प्लस एन होता है वो जो फाइल बनाने के लिए या नई जो फाइल बनाते हैं उसके लिए कंट्रोल एन का प्रयोग किया जाता है शॉर्टकट कुंजी। और कंट्रोल एल होता है वो टेक्स्ट को बाईं ओर रखने के लिए, या ब्राउज़र में जो एड्रेस बार होता है उसको उस पर ध्यान केंद्रित करने के लिए जो हमारा शॉर्टकट कुंजी रहता है वो कंट्रोल प्लस एल रहता है। और कंट्रोल प्लस ए होता है वो सामान्यतः सामग्री को सिलेक्ट करने के लिए है जो हम लोग काम लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 3 हमारा, वो है इलेक्ट्रॉनिक, नहीं वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को स्वीकार करती है, डाटा को प्रोसेस करती है तथा आउटपुट उत्पन्न करती है और परिणामों को भविष्य में प्रयोग के लिए स्टोर करती है, तो उसे क्या कहते हैं, ये बताइए लोग। देखो, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। ऑप्शन नंबर बी, कंप्यूटर। कंप्यूटर यानी कंप्यूटर ही वह डिवाइस है जो क्या करती है, जो देखो डाटा को स्वीकार करती है और प्रोसेस करके आउटपुट उत्पन्न करती है और परिणामों को भविष्य के लिए प्रयोग में स्टोर करती है, ठीक है ना। प्रयोग के लिए स्टोर करती है, तो वह एकमात्र डिवाइस है कंप्यूटर। तो देखिए, इनपुट है वो केवल डाटा को क्या करता है, स्वीकार करने वाला डिवाइस होता है। सॉफ्टवेयर है वो निर्देशों का एक सेट है जो हार्डवेयर को कार्य करने में मदद करता है। और हार्डवेयर होता है वो कंप्यूटर का एक मतलब भौतिक घटक होता है साथियों, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कंप्यूटर।
अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नेटवर्क सेवाएं डोमेन को संबंधित आईपी एड्रेस में रिजोल्व करने के लिए प्रयुक्त होती है। तो देखिए इसका जो सही आंसर आप लोग बताइए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, डीएनएस। क्या होगा? डीएनएस यानी डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम यह एक प्रकार की सेवा है जो मानवीय पठनीय जो डोमेन होते हैं उनको मशीन पठनीय आईपी एड्रेस में अनुवादित करती है, और यह प्रक्रिया ब्राउज़रों को सही इंटरनेट संसाधनों तक पहुंचने के लिए क्या देती है? अनुमति देती है। और अलग जो दूसरे ऑप्शन हैं वो भी देख लीजिए, जैसे DHCP है, इसका फुल फॉर्म होता है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ये नेटवर्क उपकरणों को स्वचालित रूप से आईपी एड्रेस और अन्य नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग असाइन करता है। और ICMP यानी इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, इसका उपयोग भी नेटवर्क उपकरणों द्वारा त्रुटि संदेश भेजने और परिचालन जानकारी प्रदान करने के लिए किया जाता है। और PRXY है, ये भी एक सामान्य शब्द है, लेकिन नेटवर्क सेवाओं के संदर्भ में ये आमतौर पर प्रॉक्सी सर्वर को संदर्भित करता है, जो क्लाइंट के अनुरोधों को अन्य सर्वर के लिए मध्यस्थ के रूप में संभालता है, और न कि डोमेन नाम को आईपी एड्रेस में बदलने के लिए। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए के ही सही है, वो है डीएनएस। देखिए अगला क्वेश्चन होगा अपना, वो है निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की मान्य विशेषताएं नहीं हैं। तो देखो एक नंबर में दे रखा है बौद्धिक स्तर यानी IQ, जवाबदेही अकाउंटेबिलिटी, और बहुउपयोगिता वर्सटैलिटी, और कर्मठता डिलीजेंस। तो बताइए आप लोग कि कंप्यूटर सिस्टम की इनमें से कौन सी मान्य विशेषता नहीं है। तो देखो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, यानी 1 और 2 बौद्धिक जो स्तर है, एक तो वो एक जवाबदेही अकाउंटेबिलिटी, ये देखो मानवीय जो मानव की विशेषता हम कह सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर की भी ये विशेषता नहीं हो सकती। तो कंप्यूटर की इनमें से एक तो बहुउपयोगिता यानी वर्सटैलिटी, एक तो ये हो सकती है, एक कर्मठता यानी डिलीजेंस एक ये हो सकती है। तो देखो जो बौद्धिक स्तर होता है जैसे IQ, तो वो कंप्यूटर का अपना कोई बौद्धिक स्तर तो होता ही नहीं है, ठीक है ना। ये केवल एक दिए गए निर्देशों और प्रोग्राम के अनुसार सही कार्य करता है, ठीक है। और जवाबदेही यानी अकाउंटेबिलिटी, ये कंप्यूटर सभी हम किसी कार्य के लिए जवाबदेही या उत्तरदायी नहीं होता। उत्तर जवाबदेही होता है वो उपयोगकर्ता और प्रोग्राम की होती है, ठीक है ना। और जैसे बहुउपयोगिता है ना, तो ये वर्सटैलिटी ये कंप्यूटर की बिल्कुल एक मान्य विशेषता है, क्योंकि इसका अर्थ ही होता है कि ये विभिन्न प्रकार के कार्यों को करने में जो सक्षम हो वही तो क्या है? बहुउपयोगिता है, ठीक है ना। कर्मठता जैसे डिलीजेंस, तो ये भी एक कंप्यूटर की बहुत ही अच्छी मान्य विशेषता हो सकती है, ठीक है ना। हो सकती नहीं होगी, ये तो है पक्का, कि देखो इसका अर्थ होता है कि ये बिना थके या एकाग्रता खोए लगातार काम करने में सक्षम है, ठीक है। तो ये एक कर्मठता भी क्या है? कंप्यूटर की मान्य विशेषता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। 1 और 2 है वो है जो कंप्यूटर की मान्य विशेषता नहीं है, अपन मानवीय विशेषता कह सकते हैं, ये मानवीय विशेषता है। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है वो है ISP का पूरा नाम क्या है? ISP का पूरा नाम बताइए आप लोग। तो इसको देखो इसका सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर 1 इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर यानी देखो यह एक ऐसी कंपनी या संगठन है जो व्यक्तियों और अन्य कंपनियों को इंटरनेट तक पहुंच और संबंधित सेवाएं प्रदान करती है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है 1 नंबर राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बायोस का पूर्ण रूप क्या है? अब आप लोग बताइए बायोस की फुल फॉर्म। देखिए तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, BIOS बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। देखिए ये एक फर्मवेयर है जो कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर एक चिप में संग्रहित होता है। जब कंप्यूटर चालू होता है तो बायोस सबसे पहले चलने वाला सॉफ्टवेयर होता है जो हार्डवेयर की पहचान करता है और उन्हें कॉन्फ़िगर करता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने में मदद करता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर राइट होगा वो ए होगा, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। देखिए अगला क्वेश्चन, भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था? आप लोग बताइएगा, बहुत ही शानदार अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका जो देखो साथियों सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी राइट होगा, यानी भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता, ठीक है ना। तो ये इसका सही आंसर है। देखो भारत का पहला जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर HEC2M ये जो था इसका फुल फॉर्म होता है हेलेरिथ इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। ये मॉडल आया था 1956 में कलकत्ता, जो भारतीय सांख्यिकी संस्थान में स्थापित किया गया था, और ये भारत में कंप्यूटिंग की शुरुआत का प्रतीक था साथियों। और इसका जो उपयोग है वो मुख्य रूप से वैज्ञानिक अनुसंधान और डेटा विश्लेषण के लिए किया गया था।
तो चलिए अगला क्वेश्चन है वह है, देखो भारत, ये तो हो गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम निम्नलिखित में से क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या होता है? तो आप लोग बताइए इसका आंसर ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। तो इसका साथियों सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो है सॉफ्टवेयर। इसका नंबर जो ऑप्शन राइट होगा वो होगा सॉफ्टवेयर। देखो ऑपरेटिंग सिस्टम, इसे हम शॉर्ट रूप में क्या कहते हैं? ओएस, यानी एक महत्वपूर्ण सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर हार्डवेयर और अन्य जो सॉफ्टवेयर संसाधनों को प्रबंधन करता है, उपयोगकर्ता और कंप्यूटर के बीच एक इंटरफेस के रूप में क्या करता है? कार्य करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? देखिए गलत के बारे में छांटना है। तो देखिए इसका सही आंसर बैठेगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, कंप्यूटर एप्लीकेशन कोड लिखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो ये गलत कथन है, क्योंकि देखो कंप्यूटर एप्लीकेशन कोड लिखने के लिए प्रोग्रामिंग जो भाषा होती है, जैसे पाइथन हो गया, जावा हो गया, C++ हो गया, इसका उपयोग किया जाता है, न कि सीधे प्रकार से ऑपरेटिंग सिस्टम का इसमें सीधे तौर पर कोई उपयोग नहीं किया जाता है। तो इसका ये जो ऑप्शन है वो गलत होगा कि कंप्यूटर एप्लीकेशन कोड लिखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ये गलत है। ठीक है ना। और अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 11, किसी कंप्यूटर में सीपीयू के घटक कौन कौन से होते हैं? यानी किसी कंप्यूटर में सीपीयू के घटक कौन कौन से होते हैं? तो इन 4 ऑप्शन में से आप लोग बताइए कि सीपीयू के घटक कौन कौन से हैं। तो देखिए इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, कंट्रोल यूनिट, अंकगणित तार्किक यूनिट और रजिस्टर, ये इसका सही आंसर है। देखो कंट्रोल यूनिट यानी सीयू, तो यह सीपीयू के संचालन का समन्वय और नियंत्रण करता है। अंकगणित तार्किक यूनिट एएलयू, तो ये सभी जो अपन अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कहते हैं इसे, तो यह सभी अंकगणितीय और तार्किक संचालन करता है। रजिस्टर क्या होता है? ये छोटी तेज इकाइयाँ होती है जो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट संचालन के लिए डेटा और निर्देशों को क्या करता है? अस्थायी रूप से संग्रहित करती है। ठीक है ना। तो ये इसका सही आंसर हो गया साथियों, ऑप्शन नंबर सी। तो अगला क्वेश्चन चलिए, MS एक्सेल में सेल में दिए गए कमेंट कहलाते हैं? बताओ दे गए MS एक्सेल में सेल में किए गए कमेंट कहलाते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, सेल टिप। क्या होगा? सेल टिप। देखो MS एक्सेल में किसी सेल में डाली गई टिप्पणियों को सेल टिप कहा जाता है। ये उपयोगकर्ताओं को किसी सेल या सेल की श्रेणी की सामग्री को सूचित करने, याद दिलाने या समझाने के लिए एक टिप्पणी जोड़ने की अनुमति देता है। तो ये होगा इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को निम्नलिखित में से किसमें मापा जाता है? बताइए देखें, कंप्यूटर की प्रोसेसर गति को किसमें मापा जाता है? तो देखो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, हर्ट्ज में मापा जाता है। देखो कंप्यूटर के जो प्रोसेसर की गति है, जिसे हम क्लॉक स्पीड भी कहते हैं, तो उसे हर्ट्ज में मापा जाता है। ये मापना होता है कि भाई सीपीयू की जो प्रति सेकंड जो साइकिल यानी चक्र होता है वो कितने चक्कर चलाए। ठीक है ना। ये सीपीयू की प्रति सेकंड की गति को मापता है। देखो शुरुआती जो कंप्यूटर होते हैं उनकी जो गति का मापने का था जो इकाई थी वो किलो हर्ट्ज थी, और आधुनिक जो सीपीयू की गति आमतौर पर मापी जाती है वो गीगा हर्ट्ज में मापी जाती है, जो कि एक मतलब हर्ट्ज की क्या है? बड़ी इकाई है। और दूसरे जो विकल्प में देखो जैसे बीपीएस है तो बिट्स पर सेकंड। ठीक है ना। इसका उपयोग डेटा ट्रांसफर दर को मापने के लिए किया जाता है। और MIPS तो जैसे मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। ठीक है ना। तो इसका उपयोग भी कंप्यूटर के प्रदर्शन को मापने के लिए किया जाता है। लेकिन ये सुपर कंप्यूटर के लिए जैसे होते हैं ना फ्लॉप्स यानी फ्लोटिंग जो पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड, उनके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। तो देखिए अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग कि कैप्स लॉक जैसे कि कीबोर्ड के यानी कैप्स लॉक जैसे कीबोर्ड के फीचर को शुरू या बंद करने वाले बटन को क्या कहते हैं? देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, कीबोर्ड से रिलेटेड। कैप्स लॉक जैसे कीबोर्ड की फीचर को शुरू या बंद करने वाले बटन को कहते हैं? तो देखिए बताइए। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, टॉगल की। देखो कैप्स लॉक की जो कीबोर्ड की एक टॉगल की है, और टॉगल की वह बटन होता है जिसका उपयोग किसी फंक्शन को चालू या बंद करने के लिए किया जाता है। कैप्स लॉक दबाने से क्या होता है? अक्सर बड़े, और दोबारा उसको प्रेस करने से अक्सर क्या हो जाते हैं? छोटे हो जाते हैं। इसी तरह जैसे नम लॉक भी होता है, स्क्रॉल लॉक भी होता है, तो ये भी क्या है? टॉगल कुंजियाँ हैं। ठीक है ना। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, टॉगल की। अगला क्वेश्चन देखिए, देखो
वेब एड्रेस में प्रयुक्त डॉट कॉम का तात्पर्य है? डॉट कॉम का तात्पर्य बताइए। तो देखो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, व्यावसायिक संस्था। व्यावसायिक संस्था। देखो डॉट कॉम जो डोमेन है इसका तात्पर्य व्यावसायिक या अपन कह सकते हैं वाणिज्यिक संस्थाओं से संबंध है। ये आमतौर पर उन वेबसाइटों के लिए उपयोग किया जाता है जो व्यवसाय, ई कॉमर्स या अन्य जो वाणिज्यिक गतिविधियों में शामिल है उनके लिए डॉट कॉम का जो डोमेन है उसका प्रयोग किया जाता है। देखो अगला क्वेश्चन देखिए, रिक्त स्थान आपके कंप्यूटर को मैलिशियस सॉफ्टवेयर के विरुद्ध सुरक्षा में सहायता नहीं करता है। देखो नहीं करता है, कौन सा ऑप्शन है जो मैलिशियस सॉफ्टवेयर के विरुद्ध सुरक्षा में सहायता नहीं करता है? तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्राउजर। ब्राउजर देखो विंडोज़ फॉरवॉल, विंडोज़ डिपेंडर, एंटीवायरस, ये सॉफ्टवेयर सभी कंप्यूटर सुरक्षा से संबंधित उपकरण हैं जो मतलब मैलिशियस सॉफ्टवेयर के विरुद्ध क्या करते हैं, सुरक्षा में सहायता करते हैं। और अपना जो ब्राउज़र है ये तो क्या है, ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग इंटरनेट पर वेब पेजों तक पहुंचने के लिए किया जाता है। तो यह सभी हम कंप्यूटर को मैलिशियस सॉफ्टवेयर से बचाने में सीधे तौर पर क्या नहीं, सहायता नहीं करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, अपना सी राइट होगा, ब्राउज़र। अगला क्वेश्चन देखिए, मेमोरी, आकार और प्रदर्शन के आधार पर किस प्रकार के कंप्यूटर को बिग आयरन के रूप में जाना जाता है? तो देखिए इसका आप लोग आंसर बताने का प्रयास करें दोस्तों। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी, मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर देखो क्योंकि यह कंप्यूटर होते हैं वो शक्तिशाली कंप्यूटर सिस्टम होते हैं और जिनका उपयोग बड़े संगठनों द्वारा बड़े पैमाने पर जो है जो डेटा प्रोसेसिंग और आवश्यक कार्यों के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसे एक हार्डवेयर के रूप में नहीं माना जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, प्रचालन तंत्र। यानी प्रचालन तंत्र को एक हार्डवेयर के रूप में दोस्तों नहीं माना जा सकता क्योंकि ये एक क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस है। हार्डवेयर के रूप में इसे नहीं माना जाता है क्योंकि यह एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है और हार्डवेयर कंप्यूटर के क्या होते हैं, भौतिक घटक होते हैं और जिन्हें हम लोग छू सकते हैं। जैसे कि देखो कीबोर्ड हो गया, सीपीयू हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, तो इन्हें हम छू सकते हैं। तो ये हार्डवेयर के रूप में काम है, इन्हें हम हार्डवेयर कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, देखो पावर पॉइंट में एग्जिटिंग प्रेजेंटेशन को खोलने के लिए दबाना होता है। कितना अच्छा क्वेश्चन है। देखो अगर पावर पॉइंट हमें चलाना है तो एग्जिटिंग प्रेजेंटेशन को खोलने के लिए हमें किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करना होगा? तो देखिए आप लोग बताएं इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कंट्रोल+O का प्रयोग करेंगे। देखो मौजूदा प्रेजेंटेशन को मतलब खोलने के लिए कंट्रोल+O दबाया जाता है और जिससे ओपन स्क्रीन क्या होती है, दिखाई देती है और फाइल खोलने का विकल्प भी मिलता है। और देखिए अन्य ऑप्शन जैसे कंट्रोल+A का उपयोग है वो सभी टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट को सुनने के लिए किया जाता है। कंट्रोल+L है तो इसका उपयोग आमतौर पर ब्राउजर में एड्रेस बार पर कर्सर ले जाने के लिए किया जाता है। और कंट्रोल+N है तो इसका उपयोग एक नया डॉक्यूमेंट, प्रेजेंटेशन या फाइल बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है ना, ये पहले भी अपन ने इसके बारे में बात की है। और तो अगला क्वेश्चन देखिए, देखो आप फाइलों को खाली जगह में भंडारण कर व्यवस्थित करते हैं। तो बताइए कि हम किस में है जो फाइलों का भंडारण व्यवस्थित तौर पर करते हैं? तो सही होगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, फोल्डरों में। यानी हम कंप्यूटर में जो फाइलों को संग्रहित और व्यवस्थित करते हैं वो किस में करते हैं, फोल्डरों में। यानी फोल्डर एक आभासी से क्षेत्र होता है जहाँ पर एप्लीकेशन, दस्तावेज, डेटा और अन्य जो उप फोल्डर होते हैं उन्हें हम लोग क्या करते हैं, संग्रहित करते हैं। तो देखो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, फोल्डर। अगला क्वेश्चन देखिए, वे उपकरण जो इनपुट डेटा को एक डिजिटल रूप में परिवर्तित करते हैं जो कंप्यूटर सिस्टम द्वारा स्वीकार्य होते हैं उन्हें कहा जाता है। तो देखिए इसका सही आंसर आप लोग बताएं। तो इसका होगा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस मतलब ये वे उपकरण होते हैं जो उपयोगकर्ता से डेटा और निर्देश स्वीकार करते हैं और उन्हें एक ऐसे रूप में परिवर्तित करते हैं जिसे कंप्यूटर सिस्टम समझ जाए और समझ के उसमें कुछ संशोधन कर संसाधित कर सके। तो ये हो गया इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो गया, इनपुट डिवाइस। अगला क्वेश्चन देखिए,
ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या काम है? इन 4 ऑप्शन में से आप लोग बताइए कि ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या काम है? तो देखो इसका आंसर राइट होगा वो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। सिस्टम के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर भागों को संभालना, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का एक ही अच्छा काम हम लोग कह सकते हैं। तो देखो एक मतलब ओएस यानी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, कंप्यूटर पर सभी जो सॉफ्टवेयर होते हैं उन प्रोग्रामों की हम क्या कह सकते हैं, एक नींव के रूप में ये कार्य करता है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के प्रबंधन के लिए भी प्राथमिक केंद्र के रूप में होता है और ये उपयोगकर्ता और कंप्यूटर के हार्डवेयर के बीच एक इंटरफेस है। तो इसका ऑपरेटिंग सिस्टम वाला इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कैश मेमोरी किन दोनों के बीच कार्य करती है? कैश मेमोरी के बारे में बताइए, ये किन दोनों के बीच कार्य करती है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 1 होगा, सीपीयू और रैम। सीपीयू और रैम। देखो कैश मेमोरी एक उच्च गति वाली मेमोरी है जो सीपीयू यानी कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट और मुख्य मेमोरी जो रैम होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, के बीच एक बफर के रूप में कार्य करती है और ये अक्सर उपयोग किए जाने वाले डेटा और निर्देशों को संग्रहित करती है, जिसे सीपीयू, ठीक है ना, उन्हें मुख्य मेमोरी की तुलना में बहुत तेज़ी से एक्सेस कर पाता है। तो इसका जो आंसर राइट होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, जो सीपीयू और रैम इनके बीच में जो है जो कार्य करती है कैश मेमोरी। अगला क्वेश्चन देखिए, इंटरनेट प्रौद्योगिकी में HTML का आशय बताइए। HTML की आपको फुल फॉर्म बतानी है। तो देखो इसका जो सही आंसर बैठेगा वो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। देखो HTML का आशय होता है हाइपर टेक्स्ट जो मार्कअप लैंग्वेज, यह वेब ब्राउज़र में प्रदर्शित होने वाले दस्तावेजों के लिए मानक मार्कअप भाषा है, जिसका उपयोग वेब सामग्री की संरचना को परिभाषित करने के लिए किया जाता है। और इसे एक मार्कअप भाषा इसलिए कहा जाता है साथियों, क्योंकि यह सामग्री को संरचित और प्रारूपित करने के लिए टैग का उपयोग करती है और ठीक है ना, और न कि एक प्रोग्रामिंग भाषा की तरह ये तार्किक संचालन करती है। तो ये किसका उपयोग करती है? टैग का उपयोग करती है। तो इसका आंसर राइट होगा वो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक कंप्यूटर की पॉइंटिंग डिवाइस का उदाहरण नहीं है? देखो नहीं वाला बताना है। तो इनमें 3 तो पॉइंटिंग डिवाइस है और एक ऐसा है जो पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में कार्य नहीं करता है। तो देखिए इसका जो आंसर राइट होगा वो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, बार कोड रीडर। देखो बार कोड रीडर जैसे देखो जॉयस्टिक हो गया, टच पैड हो गया, ट्रैक बॉल हो गया, तो ये तो सभी पॉइंटिंग डिवाइस है। लेकिन बार कोड रीडर है ये एक इनपुट डिवाइस के रूप में कार्य करता है और जो मतलब क्या होता है, बार कोड को जो बार कोड का जो डेटा होता है उसको पढ़ता है और उसे कंप्यूटर में भेजता है। तो ये एक पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। तो इसका आंसर राइट हो गया क्या? ऑप्शन नंबर डी, बार कोड रीडर। अगला क्वेश्चन देखिए, .edu, .mil, .net, .gov, ये जो एक्सटेंशन होते हैं तो इन्हें हम क्या कहते हैं? तो आप लोग बताइए इसका सही आंसर। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, डोमेन। क्या होगा? डोमेन। यानी .edu, .main, ये मतलब .edu ये शिक्षा डिपार्टमेंट से संबंधित है, ठीक है ना। .mil, .net, .gov, तो ये .gov है, ये सरकारी ये संगठन से संबंधित है, तो इसका ये एक्सटेंशन है, ठीक है ना। तो ये एक मतलब जो डोमेन होते हैं ये एक टॉप लेवल के डोमेन होते हैं। तो इन्हें मतलब जो आप इसमें देखिए .mil है तो ये सैन्य संगठन से संबंधित है और .net हो गया ये मूल रूप से नेटवर्किंग से जो संगठन होते हैं उनसे संबंधित है, ठीक है ना। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, डोमेन। ये सब क्या है? डोमेन है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एंड की का उपयोग करने से प्रोसेसर है वो कर्सर को अंत में ले जाता है। तो इसका जो आंसर आप लोग बताइए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एंड की का उपयोग करने से प्रोसेसर कर्सर को अंत में ले जाता है। तो इसका जो आंसर राइट होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, लाइन। यानी एंड की का उपयोग आमतौर पर हम स्क्रॉल किए बिना या माउस का उपयोग किए बिना किसी पंक्ति के अंत तक शीघ्रता से नेविगेट करने के लिए किया जाता है। यदि आप कर्सर को दस्तावेज के अंत में ले जाना चाहते हैं तो आप कंट्रोल प्लस एंड शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, किस बटन को मिडिल बटन कहा जाता है? इसे तीसरे माउस बटन के रूप में दबाकर प्रयोग किया जाता है। किस बटन को माउस मिडिल कहा जाता है और इसे तीसरे माउस बटन के रूप में दबाकर प्रयोग किया जाता है? तो आप लोग क्वेश्चन का आंसर बताइए। तो देखो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, स्क्रॉल व्हील। स्क्रॉल व्हील। तो देखो माउस के जो दाएं बाएं 2 बटन होते हैं, ठीक है, उनके बीच में एक स्क्रॉल व्हील होता है
जो मिडिल बटन कहलाता है, ठीक है। इसे अक्सर तीसरे माउस बटन के रूप में हम दबाकर प्रयोग कर सकते हैं। देखो जैसे विभिन्न कार्य जैसे कि नए टैब में लिंक खोलना, ठीक है ना, टैब बंद करना जैसे कार्य किए जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो देखिए एक इनमें से ऐसा है जो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, बाकी 3 तो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम होंगे। तो इसका आप लोग आंसर बताइए। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, मैक ओएस। यानी ये एक डेस्कटॉप या लैपटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे मतलब एप्पल द्वारा विकसित किया गया है, ठीक है ना। यह मोबाइल उपकरणों के लिए डिज़ाइन नहीं किया गया। कौन सा? जो मैक ओएस है ये मोबाइल उपकरणों के लिए डिवाइस डिज़ाइन नहीं किया गया है। बाकी वाले देखो जैसे पाम ओएस है हो गया, वेब ओएस हो गया और सिम्बियन ओएस हो गया, तो ये सभी ऐतिहासिक रूप से मतलब मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला क्वेश्चन देखिए, इंटरनेट क्या है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। इंटरनेट की परिभाषा पूछी है कि इंटरनेट क्या है। अब सॉरी यहाँ परिभाषा नहीं, इंटरनेट क्या है ये इसके बारे में बताना है। तो देखो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, प्रोटोकॉल नेटवर्किंग। तो इंटरनेट क्या है? प्रोटोकॉल नेटवर्किंग है। देखो मैं आपको इंटरनेट के बारे में बता दूं कि इंटरनेट तो मतलब जो कंप्यूटर नेटवर्कों की एक विशेष क्या है, प्रणाली है जो संसार के लिए प्रोटोकॉल सूट जैसे टीसीपी हो गया, आईपी हो गया, ठीक है, इनका उपयोग करती है। प्रोटोकॉल नियमों को एक समूह को संदर्भित करता है जो एक जो ये नियंत्रित करता है कि नेटवर्क पर जो सूचना का आदान प्रदान कैसे होता है। और इंटरनेट प्रोटोकॉल जैसे आईपी तो इंटरनेट पर डेटा को एड्रेस करने और रूट करने के लिए आवश्यकताओं का एक समूह है। इंटरनेट का मानक जो नेटवर्क प्रोटोकॉल होता है वो साथियों टीसीपी या आईपी है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसके द्वारा किसी कागज पर हस्तलिखित व प्रिंटेड अक्षरों को पढ़ा जाता है और उन्हें संपादित किया जाता है, मतलब एडिटिंग किया जाता है? तो इसके बारे में आप लोग बताइए। तो देखो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन यानी ओसीआर। आपको ओसीआर की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो देखो एक यह मतलब ऐसी तकनीक है जो स्कैन किए गए जो दस्तावेज, कैमरों की छवियाँ, ठीक है ना, तो छवि पीडीएफ से टेक्स्ट को एक मशीन पठनीय प्रारूप में परिवर्तित करती है और ये मुद्रित पाठ को अक्सर दर अक्सर स्कैन करके पढ़ता है और उन्हें संपादन योग्य टेक्स्ट में बदलता है। तो ये हो गया अपने ओसीआर। बाकी वाले ऑप्शन भी मैं बता देता हूँ। देखो कि इसमें ओएमआर तो हमने देख लिया, ऑप्टिकल जो मार्क रीडर होता है वो क्या होगा, देखो कि परीक्षाओं में जो उत्तर पत्रक बनाए जाते हैं ना, तो उनके जो निशान होते हैं उनको पढ़ने के लिए ओएमआर जो ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है वो काम आता है। और एमआईसीआर होता है जो मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर होता है, तो उसका उपयोग मतलब चुंबकीय स्याही में जो छपे विशिष्ट वर्ण होते हैं उनको आमतौर पर बैंक चेकों पर, ठीक है ना, उनको पढ़ने के लिए किया जाता है। और जो बीसीआर होता है वो बार कोड रीडर होता है, तो इसका उपयोग मतलब बार कोड में एन कोड की गई जो जानकारी होती है उनको पढ़ने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में क्लाइंट सर्वर नेटवर्क उपयोग हेतु कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम बेहतर है? तो आप लोग बताइए इसका सही आंसर। तो देखो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, विंडोज़ 2000। यानी देखो विंडोज़ 2000 है वो नेटवर्किंग क्षमताओं और सर्वर कार्य क्षमताओं के साथ डिज़ाइन किया गया है, जो इसे एक क्लाइंट सर्वर नेटवर्क को लागू करने के लिए दिए गए विकल्पों में सबसे उपयुक्त ऑपरेटिंग सिस्टम बनाता है। जो अन्य विकल्प देखो जैसे MS डॉक, विंडोज़ 95, विंडोज़ 98 ये मुख्य रूप से एकल उपयोगकर्ता यानी सिंगल यूजर्स या बुनियादी जो है पीयर टू पीयर नेटवर्किंग के लिए हैं। तो इसका जो आंसर राइट होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, विंडोज़ 2000। अगला क्वेश्चन देखिए, MS वर्ड में कंट्रोल प्लस राइट एरो का फंक्शन क्या है? देखें पता है कितना एक MS वर्ड से और जो MS ऑफिस है इसके जो सारे सॉफ्टवेयर हैं उन सब के बारे में बहुत ही अच्छे क्वेश्चन बनते हैं और यहीं से ज़्यादातर क्वेश्चन बनाने के चांस रहते हैं। तो आपको हर एक शॉर्टकट कुंजी का ध्यान होना चाहिए, इनसे क्वेश्चन बनते हैं। तो इसका आप लोग सही आंसर बताने का प्रयास करें। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कंट्रोल प्लस राइट एरो से क्या होगा, अगले शब्द पर ले जाते हैं, अपन जो कर्सर है उसे अगले शब्द पर ले जाते हैं। इसका आंसर सी राइट हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक इनपुट डिवाइस है जो फोटोकॉपी मशीन की तरह कार्य करती है और जब कोई जानकारी कागज़ पर उपलब्ध होती है तब उसको इनपुट करने के लिए उपयोग की जाती है? बताओ देखें।
तो इसका जो आंसर राइट होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, स्कैनर। देखो स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है जो एक फोटोकॉपी मशीन की तरह कार्य करता है और इसका उपयोग कागज़ पर उपलब्ध जानकारी या छवियों को कंप्यूटर में डिजिटल रूप से इनपुट करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, एमएस वर्ड के साथ कार्य करते समय कौन सा विकल्प फाइल मेन्यू में उपलब्ध नहीं होता है, ये बताएं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, हेडर और फुटर, हेडर और फुटर। तो देखो फाइल मेन्यू में वैसे तो प्रिंट, प्रीव्यू, सेव और सेव एज ये विकल्प तो उपलब्ध होते हैं, लेकिन हेडर और फुटर जो विकल्प है ये आमतौर पर इंसर्ट या डिज़ाइन टैब मेन्यू में पाया जाता है, इसलिए ये फाइल मेन्यू में नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, टीसीपी और या आईपी निम्नलिखित में से किसका संक्षिप्त रूप है? देखें, बताएं, देखें आप। देखो तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। देखो टीसीपी यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और आईपी यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये है संसार प्रोटोकॉल का एक आधारभूत सेट है और जिसका उपयोग है जो इंटरनेट पर क्या होस्ट को जोड़ने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा केवल इनपुट डिवाइस का समूह है? बताएं, देखें। तो इसका जो सही आंसर बैठेगा वो होगा ऑप्शन नंबर इसका डी राइट होगा, मॉनिटर। ठीक है, इसका जो ऑप्शन नंबर इसका आंसर नंबर राइट होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, माउस, टचपैड और एम आई सी आर। देखो कि माउस, टचपैड और एम ये सभी क्या है इनपुट डिवाइस है। माउस और टचपैड इसे पॉइंटिंग डिवाइस है, पॉइंटिंग डिवाइस होते हैं, लेकिन ये है क्या, ये इनपुट डिवाइस है। जबकि एम मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकग्निशन का उपयोग चेक जैसे दस्तावेजों को डेटा जो उनका डेटा होता है उनके पढ़ने के लिए किया जाता है। तो इसका जो सही है इनपुट डिवाइस में ये तीनों इनपुट डिवाइस कह सकते हैं हम लोग कि माउस, टचपैड, एम। बाकी वाले में देखो जैसे इसमें एक प्लॉटर अलग है, बाकी वाले ऑप्शन में प्लॉटर अलग है। तो प्लॉटर क्या होता है, ये एक आउटपुट डिवाइस है जिसका उपयोग बड़े पैमाने के जो ग्राफिक्स प्रिंट करने के लिए किया जाता है। स्पीकर और मॉनिटर, तो ये दोनों भी क्या है आउटपुट डिवाइस है। अगला क्वेश्चन देखिए, एमएस वर्ड को शुरू करने के लिए कौन सी फाइल उत्तरदायी है, ये बताना है। तो एमएस वर्ड को शुरू करने के लिए एक फाइल है, उनके लिए जो आंसर सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, winword.exe। देखो winword.exe ये माइक्रोसॉफ्ट जो एमएस वर्ड है उसको शुरू करने के लिए शॉर्टकट कुंजी होती है, फाइल उत्तरदायी होती है। ठीक है, शॉर्ट कुंजी नहीं, फाइल उत्तरदायी होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है इसके बारे में बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, एडोब फोटोशॉप। तो एडोब फोटोशॉप तो क्या हो गया, ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया, मतलब इसका उपयोग तो क्या होगा चित्र बनाने और चित्रों को मतलब एडिटिंग करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, न कि ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, तो ये होगा इसका जो सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी हो गया, एडोब फोटोशॉप। अगला क्वेश्चन देखिए, चेक की विश्वसनीयता जांचने व त्वरित प्रोसेस करने के लिए बैंकों द्वारा किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो इसके आंसर का क्वेश्चन बताएं आप लोग। तो देखो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, एम आई सी आर का मैंने फुल फॉर्म पहले भी आप लोगों को बता रखा है कि इसका फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन। तो ये है जो बैंकों के जो चेक होते हैं, तो चेक में जो कोड होते हैं विशेष चुंबकीय स्याही से प्रिंट किए जाते हैं, उन्हें एम जो रीडर मशीन होते हैं उनके द्वारा पढ़ा जा सकता है। और ये तकनीक मतलब धोखाधड़ी को रोकने में मदद करती है और बड़ी संख्या में जो चेकों को कुशलतापूर्वक संसाधित करने में सक्षम बनाती है। तो ये हो गया एम। अगला क्वेश्चन देखिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में चयनित टेक्स्ट को हटाने के लिए प्रयुक्त कीबोर्ड की शॉर्टकट कुंजी बताएं। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, Ctrl+X। तो Ctrl+X से क्या होगा, जो चयनित टेक्स्ट है उसको हम हटा सकते हैं। और दूसरे जैसे ऑप्शन Ctrl+H है, तो इसका उपयोग है जो खोजना, जो डायलॉग बॉक्स होता है उसको लाने के लिए किया जाता है। ठीक है ना, जिसमें आप किसी भी खास शब्द या वाक्यांश को खोजकर उससे दूसरे शब्द में बदल सकते हैं। और Ctrl+V है, तो इसका उपयोग जो क्लिप बोर्ड पर मौजूदा सामग्री को पेस्ट करने के लिए किया जाता है। Ctrl+Z है, तो इसका उपयोग किसी भी कार्रवाई को तुरंत पूर्ववत यानी अंडू करने के लिए किया जाता है, Ctrl+Z। अगला क्वेश्चन देखिए, MS एक्सेल में पाई चार्ट या
पाई चार्ट और बार ग्राफ खाली जगह टैब के अंतर्गत पाए जाते हैं। कौन से टैब के अंतर्गत पाए जाते हैं ये बताओ। जो MS एक्सेल में पाई चार्ट है और बार ग्राफ ये कौन से टैब में पाए जाते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, इंसर्ट में। कहाँ पाए जाते हैं? इंसर्ट में। देखो MS एक्सेल में पाई चार्ट, बार ग्राफ जैसे चार्ट बनाने के लिए उपयोगकर्ता को रिबन पर इंसर्ट टैब में जाना होता है और इंसर्ट टैब में जो चार्ट समूह होता है वहाँ विभिन्न चार्ट है जो अलग अलग प्रकार के उपलब्ध होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी परीक्षार्थी की बहुविकल्पीय प्रश्न पत्र की चिन्हित उत्तर पुस्तिका को स्कैन करने के लिए किस इनपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है ये बताओ। देखिए ये तो अपने काम का ही है। तो देखो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, OMR। OMR की फुल फॉर्म क्या होती है? ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। यह मतलब देखो एक विशेष प्रकार का स्कैनर है जो पूर्व निर्धारित स्थिति में जो पेंसिल या पेन द्वारा बनाए गए निशानों और चिन्हों की उपस्थिति या अनुपस्थिति का पता लगाता है। तो ये हो गया OMR। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है खाली जगह वेब पेज, इमेज, वीडियो आदि का एक संग्रह है जो एक URL के सापेक्ष संबोधित होते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। सॉरी, इसका जो आंसर राइट होगा वो आपके क्या होगा? हाँ, डी होगा, वेबसाइट। डी होगा वेबसाइट। देखो वेबसाइट जैसे वेब पेज, इमेज, वीडियो आदि का एक संग्रह है जो एक URL के सापेक्ष संबोधित होते हैं। बाकी वाले देखो जैसे वेब ब्राउज़र है तो ये एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जिसका उपयोग वर्ल्ड वाइड वेब पर जानकारी जो तक पहुंचने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। हाइपर लिंक है तो ये भी एक दस्तावेज के भीतर एक संदर्भ डेटा है जो पाठक को तुरंत अन्य संबंधित जानकारी तक ले जाता है। और IP एड्रेस, तो IP एड्रेस से एक संख्यात्मक लेबल है जो कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़े प्रत्येक डिवाइस को सौंपा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ईमेल खाली जगह ईमेल पते का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। अब देखो इन ऑप्शन में से कौन सा एक उपयुक्त विकल्प है उसे सुनना है कि भाई कौन सा है जो ईमेल पते का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, प्राप्तकर्ता का नाम। देखो ईमेल पते के दो मुख्य भाग होते हैं, एक उपयोगकर्ता का नाम, एक डोमेन नाम। और उपयोगकर्ता का नाम अनिवार्य है क्योंकि ये मेल बॉक्स की पहचान करता है। और @ का जो चिन्ह अनिवार्य है, ये भी अनिवार्य क्योंकि यह उपयोगकर्ता नाम को डोमेन नाम से अलग करता है। ठीक है ना। और बाकी आप लोग देख लीजिए। तो इसका आंसर जो राइट होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, प्राप्तकर्ता का नाम। शीर्ष स्तरीय जो डोमेन होते हैं वो टॉप लेवल के डोमेन होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कीबोर्ड शॉर्टकट Ctrl+E का उपयोग खाली जगह के लिए किया जाता है। तो देखो इसका जो आंसर राइट होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। टेक्स्ट को केंद्र में संरेखित करने के लिए, टेक्स्ट को बीच में लाने के लिए अपन क्या करते हैं? Ctrl+E का प्रयोग करते हैं, शॉर्टकट कौन सी? तो इसका राइट हो गया ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, स्क्रीन रिजोल्यूशन का प्रयोग किया जाता है। तो स्क्रीन जो रिजोल्यूशन का प्रयोग किया जाता है वो ऑप्शन नंबर इसमें डी राइट होगा कि कंप्यूटर या डिस्प्ले स्क्रीन पर प्रदर्शित पिक्सल की कुल संख्या को मापने के लिए किया जाता है। तो मतलब स्क्रीन जो रिजोल्यूशन होता है वो ये निर्धारित करता है कि छवि कितनी स्पष्ट और विस्तृत दिखाई दे रही है। तो इसके लिए स्क्रीन रिजोल्यूशन काम करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, MS पावर पॉइंट में कॉन्फ्रेंस स्लाइड शो के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा दृश्य प्रदर्शित किया जाता है? तो देखिए इसका जो सही आंसर बैठेगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, स्लाइड शो दृश्य। स्लाइड शो दृश्य देखो यह वह मोड होता है जिसमें प्रस्तुति दर्शकों के सामने पूर्ण स्क्रीन में दिखाई देती है। जो प्रस्तुति होती है वो दर्शकों के सामने फुल स्क्रीन में दिखाई देती है, वो होता है स्लाइड शो दृश्य। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट प्रोटोकॉल नहीं है? इंटरनेट प्रोटोकॉल नहीं है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, NIC। देखो NIC का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड ये एक हार्डवेयर डिवाइस है जो कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़ता है और यह एक प्रोटोकॉल यानी नियमों का सेट नहीं हो सकता। तो देखो बाकी वाले HTTP, DNS, टेलनेट ये सभी इंटरनेट प्रोटोकॉल है जिनका उपयोग विभिन्न प्रकार के जो संसार कार्य होते हैं उनके लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, जीमेल द्वारा अधिकतम कितने MB का ईमेल अटैचमेंट समर्थित होता है जिसके बाद वह उसे गूगल ड्राइव लिंक में बदल देता है? तो इसका आंसर बताइए कि अधिकतम कितने MB का अपन ईमेल है जो अटैचमेंट कर सकते हैं उसमें। तो इसका जो सही आंसर होगा
वो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। 25 MB यानी जो जीमेल द्वारा समर्थित अधिकतम ईमेल अटैचमेंट साइज है वो है 25 MB। यदि अटैचमेंट साइज का कुल 25 MB से ज़्यादा हो तो जीमेल है जो क्या कर देता है, स्वचालित रूप से उसे जीमेल जो गूगल ड्राइव है उसमें उसके लिंक में बदल देता है ताकि फाइल है जो आसानी से भेजी जा सके। अगला क्वेश्चन देखिए, बड़ी संख्या में लोगों के सामने प्रस्तुतिकरण करने के लिए निम्नलिखित में से किस आउटपुट डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? तो देखो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर देखो, प्रोजेक्टर एक आउटपुट डिवाइस है जिसका उपयोग दृश्य सामग्री जैसे प्रस्तुतियां हो गई तो उनको बड़ी स्क्रीन या सतह पर बड़े दर्शकों के सामने प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। बाकी है जो देखो टच पैड है तो इनपुट डिवाइस है, और CD रोम और पेन ड्राइव है तो ये क्या हो गई, स्टोरेज डिवाइस हो गई। अगला क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर संचालन को नियंत्रित करने के लिए डिजाइन किया गया है? तो बताइए ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जो संचालन को नियंत्रित करने के लिए डिजाइन किया गया है? तो देखो इसमें है जो ऑप्शन नंबर राइट होगा वो होगा बी नंबर, बी यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर देखो OS, देखो यह जो सभी प्रकार के क्या होते हैं सॉफ्टवेयर के संचालन के लिए एक मंच प्रदान करता है, OS यानी ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ड में मेल मर्ज नामक सुविधा का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य बताना है मेल मर्ज का। तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रत्येक प्राप्तकर्ता के लिए व्यक्तिगत दस्तावेजों का एक समूह बनाना। तो ये इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वह नेटवर्क सुरक्षा उपकरण जो इंटरनेट कनेक्शन के माध्यम से आने वाली जानकारी को फिल्टर करता है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, बताएं देखें। तो इसका जो आंसर राइट होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, फायरवॉल। देखो फायरवॉल एक नेटवर्क सुरक्षा उपकरण है जो पूर्व निर्धारित जो सुरक्षा नियमों के आधार पर इंटरनेट कनेक्शन के माध्यम से आने जाने वाले जो नेटवर्क ट्रैफिक होती है उनका निगरानी कर उनका फिल्टर करता है। तो ये एक निजी नेटवर्क और सार्वजनिक इंटरनेट के बीच क्या एक अवरोध के रूप में कार्य करता है, यानी उनकी अनियंत्रित पहुंच होती है उनको रोकता है। तो ये एक सुरक्षा उपकरण हो गया फायरवॉल। अगला क्वेश्चन देखिए, अच्छी गुणवत्ता यानी बेस्ट क्वालिटी का चित्रलेखन यानी ग्राफिक्स कौन उत्पन्न करता है? तो देखो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, प्लॉटर। देखो प्लॉटर एक कंप्यूटर आउटपुट डिवाइस है जिसका उपयोग उच्च गुणवत्ता वाले बड़े पैमाने के ग्राफिक्स और चित्र बनाने के लिए किया जाता है। वे विशेष रूप से तकनीकी चित्रकला जैसे इंजीनियरिंग और जो आर्किटेक्चर ब्लूप्रिंट होते हैं उनके लिए डिजाइन किए गए हैं। अगला क्वेश्चन, ईमेल में BCC का फुल फॉर्म बताना है। ईमेल में BCC का फुल फॉर्म होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ऑप्शन नंबर डी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। देखो एक होता है CC होता है वो होता है कार्बन कॉपी। मतलब इसमें होता है कि जो BCC है वो इसका उपयोग किसी व्यक्ति को ईमेल की एक प्रति भेजने के लिए किया जाता है जिसमें उस प्राप्तकर्ता का ईमेल पता अन्य सभी प्राप्तकर्ताओं से छिपा रहता है, और BCC का अर्थ होता है केवल कार्बन कॉपी। अगला क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर विज्ञान पारिभाषिक शब्दावली में SMTP का पूर्ण रूप है। तो SMTP का पूर्ण रूप बताएं। SMTP का पूर्ण रूप होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। देखो कंप्यूटर में ये एक संचार प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग इंटरनेट पर ईमेल संदेश भेजने और प्राप्त करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, MS एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन वर्कशीट के बाकी हिस्सों में स्क्रॉल करते समय विशिष्ट पंक्तियों और कॉलम को दृश्यमान बनाए रखता है? तो देखो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, फ्रीज पेज। देखो MS एक्सेल में जो फ्रीज पेज होता है वो फंक्शन उपयोगकर्ताओं को वर्कशीट में बाकी हिस्सों से स्क्रॉल करते समय विशिष्ट पंक्तियों और कॉलम को स्थिर या दृश्यमान बनाए रखने की अनुमति देता है, और ये बड़ी डेटा शीटों को हेडर को देखने के लिए मदद करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित प्रिंटरों में से कौन सा एक डेजी व्हील प्रिंटर का प्रकार है? तो डेजी व्हील प्रिंटर का कौन सा प्रकार है ये बताना है। तो देखो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, इम्पैक्ट प्रिंटर। देखो इम्पैक्ट प्रिंटर यह एक घूमने वाले पहिए का उपयोग करता है, ठीक है ना। जो डेजी व्हील प्रिंटर होते हैं वो एक घूमने वाले पहिए का उपयोग करता है जिसमें अक्षर होते हैं और जो एक स्याही रिबन के माध्यम से कागज़ पर प्रहार करते हैं जिसे
जिससे टेक्स्ट बनता है और यह तकनीक डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की तुलना में उच्च गुणवत्ता वाला टेक्स्ट आउटपुट देती है। तो ये हो गया डेजी व्हील प्रिंटर, यानी इन्हें हम इम्पैक्ट प्रिंटर कह सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में चयनित जो टेक्स्ट का फॉन्ट साइज बदलने के लिए फॉन्ट साइज बॉक्स खोलने की जो शॉर्टकट कुंजी होती है वो क्या होती है। देखिए, तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी। अगर ये आप लोग शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो चयनित टेक्स्ट है उसका फॉन्ट साइज है जो बदल जाता है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। तो कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है ये आप लोग बताएं। तो देखो, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, क्यूबेसिक। देखो, क्यूबेसिक एक प्रोग्रामिंग भाषा है जिसे सिस्टम सॉफ्टवेयर जैसे कंपाइलर, इंटरप्रेटर के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, न कि एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के रूप में। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर विशिष्ट कार्यों को करने के लिए डिजाइन किए गए प्रोग्राम हैं। जैसे देखो, एक ए नंबर में देखो GIMP, तो यह एक सभी संपादन सॉफ्टवेयर है, यानी इमेज एडिटिंग के लिए, जो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया। MS वर्ड है तो ये एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर हो गया जो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एडोब फोटोशॉप ये भी एक क्या हो गया, फोटो एडिटिंग का हो गया, तो ये भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया। तो एक जो ऑप्शन नंबर सी है ये क्यूबेसिक, ये थोड़ा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की श्रेणी में नहीं आता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मेमोरी को उसकी संग्रहण यानी स्टोरेज क्षमता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है आपको कि मेमोरी की कौन सी क्षमता के अनुसार जो बढ़ते क्रम में ऑप्शन में दिया गया है। तो देखो, इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। जैसे रजिस्टर, कैश, रैम, हार्ड डिस्क। तो देखो, जैसे रजिस्टर है तो ये CPU के भीतर सबसे छोटी और सबसे तेज़ मेमोरी होती है जिसकी क्षमता बहुत कम होती है। कैश है वो यह रैम से तेज होती है और CPU के करीब स्थित होती है, इसकी क्षमता भी रजिस्टर से अधिक होती है। रैम जैसे रैंडम एक्सेस मेमोरी, यह मुख्य जो मेमोरी होती है इसकी रैम क्या है, ये एक मुख्य मेमोरी है, इसकी क्षमता कैश और रजिस्टर से काफ़ी अधिक होती है। हार्ड डिस्क तो ये एक अद्वितीय मतलब अपना सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है ना, तो जिसमें सबसे अधिक डेटा संग्रहित किया जा सकता है। तो ये एक बढ़ते हुए क्रम में भाई जैसे छोटी से बड़ी स्टोरेज डिवाइस के रूप में हम लोग कह सकते हैं। तो बढ़ते क्रम में व्यवस्थित हो गया, ऑप्शन नंबर बी राइट हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर को स्पीकर जैसे ऑडियो आउटपुट डिवाइस से जोड़ने के लिए किस हार्डवेयर डिवाइस का उपयोग किया जाता है। तो इसका जो आंसर राइट होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, साउंड कार्ड। ये ऑडियो सिग्नल को प्रोसेस करता है और उन्हें स्पीकर या हेडफोन जैसे आउटपुट डिवाइस तक पहुंचाने में अनुमति देता है। अगला क्वेश्चन देखिए, डिबगिंग क्या है और नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त उत्तर का आपको चुनाव करना है। तो देखो, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब सॉफ्टवेयरों में त्रुटियों का पता लगाना और उन्हें ठीक करने की प्रक्रिया ही क्या है, डिबगिंग। तो ये हो गया डिबगिंग, यानी डिबगिंग मतलब एक प्रक्रिया है जिसका उपयोग डेवलपर्स और प्रोग्रामर सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर में जो त्रुटियां यानी बग होते हैं उनको पहचानने और उन्हें दूर करने के लिए करते हैं ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि प्रोग्राम ठीक से चलें। अगला क्वेश्चन, जब आप जीमेल पर एक ईमेल लिखते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वहां उपलब्ध नहीं होता है। तो देखो, इसका आंसर होगा वो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, पुनः भेजे यानी रीसेंड का ऑप्शन वहां उपलब्ध नहीं होता है। जब आप जीमेल पर एक ईमेल लिखते हैं तो अटैच फाइल, इमोजी जोड़ें और टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का तो विकल्प उपलब्ध होते हैं, लेकिन जो पुनः भेजें यानी रीसेंड का जो विकल्प है वो सीधे तौर पर ईमेल लिखते समय उपलब्ध नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी का सही समूह है। तो ये बताएं आप लोग। तो देखो, इसका जो सही आंसर बैठेगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। देखो, रोम, CD रोम, EP रोम, ये हो गया इसका सही आंसर। देखो, जैसे रोम रीड ओनली मेमोरी एक प्रकार की स्थायी मेमोरी है जिसका उपयोग ऐसा डेटा को संग्रहित करने के लिए किया जाता है जो शायद ही कभी बदलता हो। EP रोम जैसे इरेसेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, तो ये भी एक स्थायी मेमोरी है, ठीक है ना। CD रोम कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, ये एक प्रकार की ऑप्टिकल डिस्क है।
जो रीड ऑनली ठीक है ना, स्थायी भंडारण के रूप में कार्य करती है। और इसके विपरीत जैसे देखो डी रोम होता है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और एस रैम जैसे स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये दोनों क्या है, ये अस्थायी रैम है, मतलब ये दोनों अस्थायी रैम के प्रकार है जिसका उपयोग है मतलब अपन कह सकते हैं कि अस्थायी है, और बिजली जब हट जाए तो इसका जो डेटा क्या हो जाता है, खो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउज़र नहीं है। तो इनमें से कौन सा वेब ब्राउज़र की श्रेणी में नहीं आता है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, कंपोजर। देखो सफारी हो गया, ओपेरा हो गया, गूगल क्रोम हो गया, तो ये सभी एक लोकप्रिय ब्राउज़र है, लेकिन कंपोजर तो क्या है, एक HTML एडिटर है। क्या है, HTML एडिटर है। अगला क्वेश्चन देखिए, जब कंप्यूटर की पावर बंद हो जाती है तो निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस कंप्यूटर की सूचनाओं को संग्रहित कर सुरक्षित रखता है। कौन सा इनमें से जो भाई डिवाइस है जो कंप्यूटर में संग्रहित सूचना है उनको सुरक्षित रखने का काम करता है। तो देखो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, रोम। देखो जब कंप्यूटर की पावर बंद हो जाती है तो रोम यानी रीड ओनली मेमोरी ही वह डिवाइस होता है जो सूचनाओं को संग्रहित कर सुरक्षित रखता है। जैसे रोम है तो ये एक नॉन जो वोलेटाइल मेमोरी होती है, ठीक है ना। इसका अर्थ होता है कि बिजली बंद होने पर भी इसमें जो डेटा होता है वो संग्रहित रहता है। रैम होता है, रैम RAM जो रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये हो गया, और कैच हो गया, ठीक है ना, कैश मेमोरी, रजिस्टर हो गया, ये सभी क्या है, ये अस्थायी मेमोरी है, यानी नॉन ये तो वोलेटाइल है, ठीक है, वोलेटाइल का प्रकार है। तो इसका अर्थ होता है कि बिजली की आपूर्ति बंद होने पर ये अपना डेटा खो देते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, MS पावर पॉइंट में डुप्लीकेट स्लाइड बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो बताएं आप लोग कि MS वर्ड में डुप्लीकेट स्लाइड बनाने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी होती है। तो देखो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, Ctrl+Shift+D। देखो MS जो पावर पॉइंट है उसमें वर्तमान में जो चयनित स्लाइड है उसकी प्रतिलिपि बनाने के लिए हमें जो शॉर्टकट कुंजी काम में लेनी होगी वो होगी Ctrl+Shift+D। अगला क्वेश्चन, MS वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, ये बताएं। MS वर्ड है वो किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। तो ये देखो ये होगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर ए राइट हो गया, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मतलब ये दस्तावेज टाइप करने, एडिटिंग करने, ठीक है ना, दस्तावेज को एडिट करने, ठीक है, सहेजने जैसे विशिष्ट कार्य करने के लिए अनुमति देता है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित कथनों में से सेकेंडरी मेमोरी के विषय में कौन सा कथन असत्य है, यानी कौन सा कथन इसमें गलत दे रखा है। तो देखो इसका जो ऑप्शन राइट होगा वो सी नंबर होगा, यानी केवल 2 और 3 ही इसमें है जो कथन दे रखे हैं वो असत्य दे रखे हैं, और एक है जो सत्य है, 1 नंबर वाला कथन सत्य दे रखा है। देखो कि यह प्राइमरी, ऑप्शन नंबर 2 है, यह प्राइमरी मेमोरी की तुलना में तेजी होती है, नहीं, ये मतलब है जो क्या होगा, सेकेंडरी मेमोरी की तुलना में तेज होगा, तो ये प्राइमरी नहीं होगा या सेकेंडरी होगा। दूसरे में भी प्राइमरी दे रखा है लेकिन यहाँ पर भी सेकेंडरी होगा, तो ये दोनों गलत है। अगला क्वेश्चन देखिए, MS पावर पॉइंट में स्लाइड शो को आरंभ से शुरू करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। तो देखो इसका जो आंसर राइट होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, F5। अगला क्वेश्चन, MS एक्सेल में स्प्रेडशीट की डिफ़ॉल्टर एक्सटेंशन क्या होती है, डिफ़ॉल्टर एक्सटेंशन बतानी है। तो देखो इसका जो ऑप्शन नंबर राइट होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, XLS, जो XLSX एक्सटेंशन है इसका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, XLSX ये इसका डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रजिस्टर मेमोरी से पढ़े या लिखे गए डेटा की सामग्री रखता है। तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए राइट होगा, मेमोरी बफर रजिस्टर। देखो मेमोरी बफर रजिस्टर यानी MBR हम कह सकते हैं, ठीक है ना, और ये कंप्यूटर के CPU में वह रजिस्टर होता है जो तत्काल एक्सेस स्टोरेज से और उनमें स्थानांतरित होने वाले डेटा को संग्रहित करता है। ये मेमोरी में लिखे और पढ़े गए सभी डेटा को संग्रहित करने
के लिए जिम्मेदार है, जैसे यह सीपीयू और मेमोरी के बीच डेटा ट्रांसफर संचालन के लिए आवश्यक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसका उपयोग इंटरनेट पर किसी कंप्यूटर की विशिष्ट पहचान के लिए किया जाता है? तो देखो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, आईपी एड्रेस। देखो इंटरनेट प्रोटोकॉल यानी आईपी एड्रेस एक विशिष्ट संख्यात्मक लेबल है जो इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक डिवाइस को दिया जाता है। यह संसार के लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल का उपयोग करता है और इंटरनेट पर किसी कंप्यूटर की विशिष्ट पहचान के लिए उपयोग किया जाता है। जैसे देखो ऑप्शन ए में है यूआरएल, तो ये एक वेब संसाधन का पता लगाता है, ठीक है, वेब संसाधन का पता होता है। और जैसे बी में होस्ट एक कंप्यूटर का अन्य डिवाइस है जो नेटवर्क पर सेवाओं तक पहुंच प्रदान करता है। और डोमेन नाम एक मानवीय पठनीय पता होता है जिसका उपयोग इंटरनेट पर किसी विशिष्ट स्थान की पहचान करने के लिए किया जाता है। एंड जो आईपी एड्रेस है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक हार्डवेयर डिवाइस युक्ति नहीं है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑपरेटिंग सिस्टम। ये एक हार्डवेयर डिवाइस नहीं है। यानी हार्डवेयर जो कंप्यूटर के भौतिक भाग होते हैं जिन्हें हम छुआ जा सकता है, जैसे देखो मॉनिटर, सीपीयू, यूपीएस, ये ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर और अन्य सॉफ्टवेयर के बीच एक संचार करने का कार्य करता है। तो ये एक प्रोग्राम है, न कि एक भौतिक युक्ति। अगला क्वेश्चन देखिए, हाई डेफिनेशन एनएचडी वीडियो की रिकॉर्डिंग, रीराइट और प्लेबैक को सक्षम करने के लिए कौन सा ऑप्टिकल स्टोरेज प्रारूप विकसित किया गया है? तो देखो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्लू-रे डिस्क एक डिजिटल ऑप्टिकल डिस्क डेटा भंडारण प्रारूप है जिसे डीवीडी प्रारूप का स्थान लेने के लिए डिजाइन किया गया है। इसे विशेष रूप से हाई डेफिनेशन यानी एचडी वीडियो सामग्री को रिकॉर्ड करने और फिर से लिखने और प्लेबैक करने में सक्षम करने के लिए विकसित किया गया है। एक ब्लू-रे डिस्क लगभग 25 जीबी डेटा स्टोरेज कर सकती है जो उच्च गुणवत्ता वाले वीडियो और ऑडियो डेटा को संग्रहित करने के लिए पर्याप्त है। अगला क्वेश्चन देखिए, चुंबकीय पट्टी से चुंबकीय टेप से रिकॉर्ड प्राप्त करने के लिए किस एक्सेस विधि का उपयोग किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सिक्वेंशियल यानी चुंबकीय टेप एक उपकरण है जिसका अर्थ है कि डेटा को उसी क्रम में पढ़ा जाना चाहिए जिस क्रम में इसे संग्रहित किया गया है। किसी विशिष्ट डेटा तक पहुंचने के लिए टैप रीडर को टैप की शुरुआत से शुरू करना होगा और वांछित डेटा तक पहुंचने तक क्रमिक रूप से आगे बढ़ना होगा। यह रैंडम एक्सेस मेमोरी जो रैम होती है जैसे उपकरणों के विपरीत है जो किसी भी क्रम में डेटा तक त्वरित पहुंच की अनुमति देते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो गया वो ऑप्शन नंबर सी हो गया, सिक्वेंशियल। अगला जो क्वेश्चन देखिए, बूटिंग प्रक्रिया शुरू करने के लिए उपयोग किए जाने वाले निर्देशों या प्रोग्रामों के एक सेट को क्या कहा जाता है? बूटिंग प्रक्रिया शुरू करने के लिए जो निर्देश या प्रोग्राम होते हैं उनके सेट को क्या कहा जाता है? तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, बूटस्ट्रैप लोडर। देखो बूटस्ट्रैप लोडर होते हैं वो निर्देशों का एक सेट है जो कंप्यूटर के चालू होने पर ऑपरेटिंग सिस्टम को मुख्य मेमोरी में लोड करता है, उनका निष्पादन शुरू करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर में फाइल बैकअप क्या है? तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, डेटा की प्रतिलिपि बनाने और संग्रहित करने की प्रक्रिया। फाइल बैकअप इसका अर्थ होता है किसी आपदा या कोई दुर्घटना या दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई की स्थिति में डेटा को प्राथमिक स्थान से द्वितीयक स्थान पर कॉपी करने की प्रक्रिया है। यह महत्वपूर्ण फाइलों की अतिरिक्त प्रतियां बनाने का एक तरीका है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे सुरक्षित है और डेटा हानि के मामले में उन्हें पुनः स्थापित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, TIFF एक इमेज फाइल फॉर्मेट है तो TIFF का पूर्ण रूप क्या होगा? तो टिप का पूर्ण रूप बताना है। तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, राइट होगा, यानी टैगेड इमेज फाइल फॉर्मेट। ये एक इमेज फाइल फॉर्मेट है जिसका उपयोग रेस्टर ग्राफिक इमेज को स्टोर करने के लिए किया जाता है। यह ग्राफिक कलाकारों, प्रकाश उद्योग, फोटोग्राफरों के बीच एक लोकप्रिय है क्योंकि यह उच्च गुणवत्ता वाली छवियों को संग्रहित कर सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रयोक्ता के प्रोग्राम और हार्डवेयर के बीच निम्नलिखित में से मध्यस्थ यानी मीडिएटर
के रूप में कौन कार्य करता है? तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो यूजर यानी उपयोगकर्ता और कंप्यूटर के हार्डवेयर के बीच एक इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन को पहचानना है। तो देखो इसमें जो राइट होगा वो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, केवल एक ही है जो सत्य है। देखो कौन सा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक मानव और एक मशीन यानी यूजर एंड कंप्यूटर के बीच का एक इंटरफेस है, तो ये कथन सत्य है, ठीक है ना। और बी वाला है वो असत्य है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, न कि एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस अधिनियम के तहत भारत में बौद्धिक संपदा अधिनियम सुरक्षित किए गए हैं? तो देखिए इसका जो आंसर राइट होगा वो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, ऑल ऑफ द अबोव। क्योंकि देखो जो साहित्यिक, कलात्मक, संगीत और नाटक के कार्यों की सुरक्षा है वो द कॉपीराइट एक्ट 1957 के तहत की जाती है, और आविष्कारों के लिए पेटेंट द पेटेंट एक्ट 1970 के तहत प्रदान किए जाते हैं। ट्रेडमार्क द ट्रेडमार्क एक्ट 1999 के तहत सुरक्षित है। तो इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर जो डी है ऑल ऑफ द अबोव राइट होगा, इसमें सभी आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम कब लागू हुआ? इसके बारे में बताएं कि सूचना प्रौद्योगिकी जो अधिनियम है, अधिनियम कब लागू हुआ था? तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी राइट है, 17 अक्टूबर 2000 में। यानी जो सूचना प्रौद्योगिकी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2002 भारतीय संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है। यह 17 अक्टूबर 2000 को पूरे देश में लागू किया गया था। इस अधिनियम का उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक संचार और लेन देन को कानूनी मान्यता प्रदान करना और साइबर अपराधों के लिए दंड का प्रावधान करना। तो ये इसका आंसर राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 17 अक्टूबर 2000। अगला देखिए, वायरस का पूरा नाम बताना है कि वायरस का पूरा नाम क्या है। तो देखो इसका जो ऑप्शन राइट होगा वो ऑप्शन नंबर एक होगा, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसर्च अंडरसेज। तो इसका ये सही आंसर हो जाएगा। यानी यह वायरस यानी ये कंप्यूटर प्रोग्राम है जो उपयोगकर्ता की जानकारी को बाधित करता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित आईटी आधारित परियोजनाओं को उनके उद्देश्य के साथ सुमेलित करना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर अपना राइट हो जाएगा ए, यानी ये सभी एक दूसरे से सही से संबंधित है। देखो जैसे राज बायोस्कोप है, तो देखो इसका यूजफुल वीडियो को अपलोड करने हेतु प्रयुक्त है, तो ये सही। ई संसार है तो ये डिपार्टमेंटल एप्लीकेशन को इवेंट सेंड करने हेतु प्रयुक्त है। राजस्थान संपर्क तो ये सेंट्रलाइज्ड ग्रीवियंस प्लेटफॉर्म है। और ई मित्रा तो ये इलेक्ट्रॉनिक रूप से नागरिकों को सेवाएं उपलब्ध करना इसका काम है। तो इसका सही हो गया ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, एटीएम की तरह अमन इंटरफेस के माध्यम से सेवाओं की उपलब्धता निश्चित करने हेतु विकसित प्लेटफॉर्म है, तो ये बताना है। तो देखो इसका जो सही आंसर बैठेगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ई मित्रा प्लस। देखो ई मित्र प्लस मशीनें एटीएम की तरह दिखती है और उनमें जो कैश एक्सेप्टर, कार्ड रीडर और प्रिंटर जैसे घटक लगे होते हैं जो हमन इंटरफेस के माध्यम से विभिन्न सरकारी सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, किस भारतीय राज्य को संपूर्ण डिजिटल राज्य घोषित किया गया है? तो देखो इसका आप लोग सही आंसर बताएं। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, केरल। यानी केरल को भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल साक्षर राज्य घोषित किया गया है। यह उपलब्धि डीजी केरलम परियोजना के माध्यम से हासिल हुई है, जिसे अगस्त 2025 में आधिकारिक तौर पर घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन, एसएसओ आईडी का जो मुख्य उद्देश्य है वो आप लोगों को बताना है। तो एसएसओ आईडी हम लोग जो पढ़ने वाले हैं सब यूज करते हैं। तो एसएसओ आईडी का मुख्य उद्देश्य इन ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, ये सभी जो उद्देश्य है वो एसएसओ आईडी के मुख्य उद्देश्य है। देखो जैसे ऑप्शन नंबर ए है, एक व्यक्ति एक पहचान राज्य के प्रत्येक निवासी के लिए मैच किए गए डेटा सेट और डॉक्यूमेंट, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी, राज्य सरकार के विभिन्न विभागों की डिजिटल सेवा तक पहुंचने के लिए सिंगल विंडो इंटरफेस, ठीक है। सेवा प्राप्त करने के लिए दस्तावेजों और हलफनामों की कोई ज़रूरत नहीं। तो ये सभी ऑप्शन है जो एसएसओ आईडी के संबंध में सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, इंटरनेट व डाटा कम्युनिकेशन का बैकबोन किसे कहते हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा,
ऑप्टिकल फाइबर केबल। देखो ऑप्टिकल फाइबर केबल का उपयोग लंबी दूरी पर प्रकाश तरंगों के रूप में सूचना प्रसारित करने के लिए किया जाता है, जो इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने के लिए आवश्यक है। यह डेटा संचारित करने के लिए कांच या प्लास्टिक के पतले रेशों का उपयोग करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्लूटूथ तकनीक प्रयुक्त होती है। देखिए तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, यंत्रों के मध्य वायरलेस संचार हेतु। यानी ब्लूटूथ एक वायरलेस तकनीक है जो उपकरणों को बिना किसी केबल या तार की आवश्यकता के कम दूरी पर संचार और डेटा का आदान प्रदान करने की अनुमति देती है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्यूआर कोड कितने पोजीशंस डिटेक्शन पैटर्न होते हैं। तो देखो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, 3। इसका जो पोजीशन डिटेक्शन पैटर्न होते हैं वो होते हैं 3 क्यूआर कोड पर। यानी क्यूआर कोड में 3 विशिष्ट वर्ग होते हैं जिन्हें फाइबर पैटर्न पोजीशन डिटेक्शन पैटर्न्स कहा जाता है। ये पैटर्न कोड के 3 कोनों पर स्थित होते हैं जो स्कैनिंग डिवाइस को कोड की पहचान करने और उनके ओरिएंटेशन को निर्धारित करने में मदद करते हैं ताकि जानकारी को सही ढंग से डिकोड किया जा सके। अगला क्वेश्चन देखिए, सैटेलाइट इंटरनेशनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट यानी SITE कब शुरू किया गया। तो देखो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, 1 अगस्त 1975 1975 एक्सपेरिमेंट SITE कार्यक्रम 1 अगस्त 1975 को शुरू किया गया। ये भारत में उपग्रह आधारित शैक्षिक जो टेलीविजन प्रसारण का एक प्रायोगिक प्रोजेक्ट था। अगला क्वेश्चन देखिए, सूचना प्रौद्योगिकी शब्द का पहली बार उपयोग किस लेख में किया गया। तो ये आप लोग बताइए, अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो इसका एक सही आंसर बैठेगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू यानी सूचना प्रौद्योगिकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शब्द का जो पहली बार प्रयोग हुआ था 1958 में हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू के एक लेख में किया गया था। यह लेख हेराल्ड जे लिविट और थॉमस एल द्वारा किया गया था। तो ये आज का अपना अंतिम क्वेश्चन रहेगा साथियों, ठीक है ना। तो आप लोग है जो आप लोग सभी क्वेश्चन को आराम से पढ़े, आंसर बताए, ठीक है ना। अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे, अच्छे क्वेश्चन थे दोस्तों। और तो आज की ICT की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आज आपने जितने भी MCQ और PYQ देखे ये आपके आने वाले सभी कंपटीशन एग्ज़ाम में बेहद महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। उम्मीद है कि आज की क्लास ने आपको एक अच्छी समझ और मजबूत किया होगा, ठीक है ना। याद रखिए कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस ये ही सिलेक्शन दिलाते हैं दोस्तों, और हम हर क्लास में इसी फॉर्मूले का काम में ले रहे हैं। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि अगली क्लास सीधे आपको ही मिले। और कल की क्लास में हम लोग और भी महत्वपूर्ण जो ICT के क्वेश्चन बनते हैं तो एक्सपेक्टेड हैं MCQs प्लस PYQ दोनों कवर करने वाले हैं, इसलिए कल की क्लास मिस मत करना। ज़रूर नहीं है कि कल ही मिले, 1-2 दिन 2-4 दिन में कभी भी जब क्लास तैयार हो जाएगी तो आप लोगों को ज़रूर मिलेगी। धन्यवाद दोस्तों, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और अपने सपनों को हकीकत में बदलते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।